नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर सुबह का मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, साथ ही बात होगी मौसम को लेकर। और अगले इस 1 घंटे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। और अगले 1 घंटे पावर पैक शो रहने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं भारत और रूस संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस यात्रा पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रूस शिखर वार्ता में भाग लेने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जाने वाले हैं ऑस्ट्रिया। आपको बता दें कि 41 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेगा। और अगर भारत रूस संबंधों की बात की जाए तो बेहद ही प्रगाढ़ हो रहे हैं संबंध, राजनीतिक, व्यापारिक और सामरिक अगर संबंधों की बात की जाए तो दुनिया की नजरें इस वार्ता में नजर आ रही है। और साथ ही बात होगी मौसम की भी कृतिका। बिल्कुल, मौसम की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है, साथ ही असम में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके अलावा अगर हम बात उत्तराखंड की करें तो वहां पर भी मौसम की मार कहीं ना कहीं झेलने को मिल रही है और जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना इस बीच करना पड़ रहा है। और खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्ता से दोस्ती और मजबूत होने की उम्मीद। साथ ही दस्तावेजों का होगा आदान प्रदान। पीएम मोदी और पुतिन के बीच कल हुई मुलाकात में दिखी गर्मजोशी। रूस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से करेंगे मुलाकात। क्रेमलिन में अज्ञात सैनिक की कब्र पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी करेंगे दौरा। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे वियना। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। भारी बारिश के कारण मुंबई सहित कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद, घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। वहीं उत्तराखंड में भी हाल बेहाल, राजस्थान के कई हिस्सों में भी तेज बारिश। अमेरिका में तूफान बेरिल ने मचाई तबाही। टेक्सास में 3 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। और खेल की खबरों में विंबलडन में जोकोविच, फ्रिट्ज और मिनार पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। वहीं महिला एकल वर्ग में रायबाकिना और स्वित्सोलिना ने अंतिम 8 में बनाई जगह। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें नया सवेरा में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के रूस दौरे को लेकर। तो भारत रूस संबंधों को मिल रही है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस के दौरे पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी करने वाले हैं। क्रेमलिन में प्रधानमंत्री मोदी अज्ञात सैनिकों की कब्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। और वहीं इसके अलावा अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी पीएम आज दौरा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी और इस दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी भी देखने को मिली। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आवास नोवो ओगारियोवो पर आमंत्रित किया था। तो प्रधानमंत्री का बेहद ही खास और अहम ये दौरा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक,
राजनीतिक और सामरिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता की में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, करार हो सकता है। बात करें भारत रूस संबंधों की, 7 दशकों से पुराना ये भारत रूस रिश्ता है। ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है, यानी कि हर मौसम में दोस्ती निभाई है दोनों देशों ने और प्रगाढ़ करने की, और मजबूत करने की, और सुदृढ़ करने की इस रिश्तों को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए हैं और इस रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया भी जा रहे हैं। आज शाम को प्रधानमंत्री वियना पहुंचेंगे और उसके बाद ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ वहां के प्रतिनिधि मंडल से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो बेहद ही अहम माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि नए आयाम स्थापित हो रहे हैं भारत रूस संबंधों में। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया गया है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके नोवो ओगारियोवो में मेजबानी करने के लिए रूस के राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता को लेकर मैं उत्सुक हूं, जो निश्चित रूप से भारत और रूस के बीच मित्रता के बंधन को और मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। तो रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है, भव्य स्वागत हुआ है, रेड कारपेट से उनका स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है। और साथ ही साथ रूस में रह रहे भारतीयों में भी बेहद उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो इससे पहले बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर भी भव्य स्वागत किया गया और रूस के उप प्रधानमंत्री प्रथम डेनिस मंचरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर भी लोगों ने भव्य स्वागत किया है और उस दौरान की बेहद खास तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। It was such an honorable moment and I felt very good that we were able to meet Prime Minister living in Moscow. I feel very grateful to meet him and get this opportunity as a student in Moscow. Very happy to see him live. He has a very vibrant aura and I think it motivated me. नज़दीक से देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे खुश है, बच्चों से मिले, बच्चों की बात सुने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मॉस्को में भारत के लिए गौरव की बात है कि हम प्रधानमंत्री के तीसरे टेन्योर पर उनको यहाँ देख पा रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम भारत को बहुत विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच मित्रता का संबंध सदा बरकरार रहेगा, ये उसका प्रतीक है। धन्यवाद। Narendra Modi is known as one of the youth icons of India.
So not only as NRI students, but as students in general, this feels like a one-in-a-lifetime opportunity. So we are really proud to see him in person and not on the TV, like since childhood. So. तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें भावना हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वो साफ जाहिर कर रहे हैं कृतिका कि रूस में भारतीय समुदाय में बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में भव्य स्वागत किया गया है। आज दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी भारत रूस संबंधों पे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और हमारे संवाददाता मॉस्को में ही मौजूद है ग्राउंड जीरो पे सुधीर यादव, लगातार पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। सुधीर, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। आज बहुत ही अहम शिखर वार्ता है दोनों देशों के बीच, कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, क्योंकि अगर सैन्य उपकरण की बात की जाए, रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए, तो दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो मजबूत होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत अहम दिन है आज की अगर हम खास तौर पर बात करें तो यहाँ के जो 9 बजे के करीब जो प्रधानमंत्री है जो भारतीय समुदाय है उसको संबोधित करेंगे। बहुत ज़्यादा उत्साह आपने देखा किस तरीके से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। कल भी जब प्रधानमंत्री यहाँ होटल पहुँचे थे तो होटल के बाहर, होटल के रिसेप्शन के आसपास भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और उन्होंने भारत माता की जय के नारों से पूरे वातावरण को आभामंडित कर दिया था। बिल्कुल अपने आप में बहुत अच्छा माहौल था। और आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि सुबह सबसे पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का यहाँ के प्रवासी भारतीय को संबोधित करने का है। इसके बाद से प्रधानमंत्री टॉम ऑफ अननोन सोल्जर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रूस के जांबाज सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उनकी याद में बनाया गया जो स्मारक है वहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद से एटम जो सेंटर है वहाँ जाएंगे। वहाँ जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उनके साथ रहेंगे। किस तरीके से रूस की जो एटॉमिक यात्रा रही है उसका एक पूरा दृश्य वहाँ रखा गया है वो उसको प्रधानमंत्री देखेंगे। और उसके बाद से जो 22वां शिखर सम्मेलन है उसमें दोनों लीडर्स हैं वो बात करेंगे। अपने आप में बहुत अहम है, न केवल द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से बल्कि वैश्विक परिदृश्य में। अगर आप देखें रशिया यूक्रेन की वॉर के मद्देनजर जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर इस वार्ता को पूरी तरह से देखा जा रहा है, पूरी दुनिया की इस पर नजरें हैं। आपसी रिश्तों के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत और रूस की सबसे ज़्यादा कोशिश इस बार, अगर हम 22वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो ज़्यादा कोशिश इस बात की है कि आखिर जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जाए, किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। क्योंकि हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है करीब $65 बिलियन का है और $61 बिलियन हम रूस से आयात करते हैं और करीब $4 बिलियन के आसपास हम रूस को निर्यात करते हैं। तो भारत की कोशिश ये है कि जो अभी हमारे पास क्षमता है, IT क्षेत्र है, हैवी मशीनरीज है, टेक्सटाइल है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो रूस में बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है। और भारतीय उद्योगपति जो है, भारतीय यहाँ जो रहते हैं, इनका एक बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस अगर हम कहें 22वें शिखर सम्मेलन का तो अब तक क्या काम हुआ है, किन किन चीज़ों में हम आगे बढ़े हैं। रक्षा का एक क्षेत्र है जिसमें हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। को प्रोडक्शन हो रहा है। टेक्नोलॉजी आखिर किस तरीके से जो एकेडमिया के बाद से इंडस्ट्री तक पहुँचे, को प्रोडक्शन हो, इन सब चीज़ों पर बातचीत रहेगी। लेकिन इकोनॉमिक टाइज जो है मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा एक बात यहाँ भी बताना चाहूँगा कृतिका की जो भारतीय जिनको मिसलीड करके रूस की सेना में भर्ती किया गया था, प्रधानमंत्री की वार्ता के दौरान ये मुद्दा भी रहने वाला है। जो राजनयिक सूत्र हैं उनसे हमें ये जानकारी मिली है कि इस बात को भी प्रधानमंत्री अपनी उसमें बातचीत में रखेंगे कि उन भारतीयों को जल्द से जल्द भारत पहुंचाया जाए, उनको सुरक्षित आसान तरीके से जल्दी भारत पहुंचाया जाए। तो मेन फोकस रहेगा कि सबसे पहले अपने जो रिलेशंस हैं उनकी जानकारी, उनका स्टॉक लेना कि आखिर हम किस लेवल पर पहुंचे हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है, और उसके बाद से इकोनॉमिक टाइज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। जी बिल्कुल सुधीर, ये तो बात हो गई अभी तक के रिश्तों को लेकर के, लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें तो आज की जो ये मुलाकात है उसमें भविष्य को लेकर किस तरीके से चर्चा हो सकती है, साथ ही जो ट्रेड व्यापार है उसको लेकर किस तरीके से आज की ये मुलाकात, आज की जो ये वार्ता है वो मददगार साबित होगी भारत के लिए?
देखिए, अगर अभी की बात करें तो रशिया में चूंकि वेस्ट के सैंक्शंस की वजह से बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है भारतीय इंडस्ट्री के लिए। तो कोशिश ये की जा रही है कि दोनों देश मिलकर ऐसी नीतियों पर काम करें कि भारतीय जो यहाँ रहते हैं या भारत में जो उद्योगपति है वो फार्मा इंडस्ट्री है और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की बात करें, हैवी मशीनरीज की बात करें, इन सारे एरियाज़ में यहाँ आकर काम करें। आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत बेहतरीन काम यहाँ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए, तमाम और दूसरे एरियाज़ हैं उनमें स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा और अच्छी पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। इन सब मुद्दों पे बात होगी। इसके अलावा स्टार्टअप्स का एक ऐसा एरिया है, स्टार्टअप में जो टेक्नोलॉजी है, भारत एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है, ड्रोन का एरिया है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बातचीत होने की संभावना है और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से रिलेशनशिप हमारे पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में और ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के वॉर पर के मद्देनज़र ये वार्ता हो रही है, राजनयिक सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री रूस को साफ तौर पर ये भी बातचीत रखेंगे कि वॉर जो है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं है, हमें बैठकर तमाम मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। किसी भी समस्या का हल किसी भी युद्ध में नहीं निकाला जा सकता, हमें बैठकर बातचीत करनी होगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को इस बात की ये बात कही थी। तो जाहिर तौर पर मित्रता का स्तर आप समझ सकते हैं कि कितना कॉर्डियल रिलेशंस है कि इस युद्ध के दौरान भी भारत जो अपनी बात रूस तक पहुंचा रहा है और जिस तरीके से 22वां शिखर सम्मेलन है, माना ये जा रहा है कि तमाम जो रिश्ते बहुत बेहतरी की तरफ हैं और ज़्यादा बेहतर होंगे। जी, तो रिश्ते प्रकार पहले से ही और मजबूत होते हुए नजर आएंगे सुधीर इन दोनों देशों के बीच जब आज शिखर वार्ता होगी और भू राजनीतिक संदर्भ हो या फिर संकेत मिलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से भारत रूस के बीच कुछ समय से व्यापार में असंतुलन बना हुआ है उस पर भी कई चर्चाएं होती हुई नजर आएंगे और कई समझौते जो हैं, कई हस्ताक्षर जो हैं वो आज होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और इसी के साथ नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं, साथ ही ये यात्रा उनकी बेहद खास होने वाली है, तो किस तरीके से खास होगी उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बढ़ते हैं आगे। रूस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचेंगे। ये यात्रा बहुत मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं। साथ ही बीते 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार, तकनीक और सतत विकास के क्षेत्र में संबंध बेहद मजबूत है। और बिल्कुल, अगर ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की ये यात्रा इन संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगी। तो बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रिया के लिए भी रवाना होंगे और ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे, जहां पर अगर एक तौर पर देखा जाए तो रिश्ते पहले से ही मजबूत है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये रिश्ते और ज्यादा हमें मजबूत होते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही आइए अब आपको दिखाते हैं भारत और ऑस्ट्रिया के बीच इन मजबूत राजनयिक संबंधों पर हमारे संवाददाता गौतम राय ने वियना से ये खास रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ही देशों के लोकतांत्रिक मूल्य साझा हैं। यह एक बड़ी वजह है कि दोनों ही देशों ने राजनयिक संबंधों के 75 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। मंगलवार भारतीय समय अनुसार देर शाम प्रधानमंत्री वियना पहुंचेंगे। बुधवार को वे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष फेडरल चांसलर कार्ल नेहमर के साथ
प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा से पहले जारी एक वक्तव्य में कहा कि मैं नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को और भी अधिक मजबूती देने के लिए चर्चा करूंगा। मैं ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ व्यवसाय और निवेश की संभावनाओं को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करूंगा। ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। हम उत्साहित हैं उनके विजिट के लिए वियना के अंदर। जहां तक मैं जानता हूं एज अ स्टूडेंट और रिसर्चर, हम काफ़ी उम्मीद से उनकी ओर देख रहे हैं कि मोबिलिटी प्रोग्राम्स बेहतर किए जाए, जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स वगैरह हैं या फिर जो इमिग्रेशन में अड़चनें आती हैं स्टूडेंट्स को या फिर माइग्रेंट्स को, वो कम की जाए। मेरे को 22 साल हो गए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, उन्होंने कभी नहीं देखे है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है, हमने खुद भी नहीं देखे हैं। अभी 40 ईयर्स के बाद आ रहे हैं, तो ये एक आई थिंक बिगिनिंग है कि जिस तरह से इंडिया और ऑस्ट्रिया के रिलेशन आगे बढ़े और हमारी कम्युनिटी को भी, यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमारी कम्युनिटी भी एक बहुत अच्छा अपना दे सकती है योगदान। उनके आने से हमारी में वैल्यू बढ़ती है, बाहर की कंट्रीज में इंडिया का नाम ऊपर जाता है, और जब से वो 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं और भी रेपुटेशन बढ़ी है, बाहर इज्जत बढ़ी है इंडिया की। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पर नजर डालें तो दोनों देशों का आपसी व्यापार करीब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। भारत ऑस्ट्रिया को 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है। ऑस्ट्रिया से आयात करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। ऑस्ट्रिया में भारतीय निवेश 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत में ऑस्ट्रिया का निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ऑस्ट्रिया में इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। फरवरी 2024 में दोनों देशों ने स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया था। 20 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप ऑस्ट्रिया में एक आयोजन में हिस्सा लेने जून महीने में ही गए थे। दोनों देशों के बीच सुगम आवाजाही को लेकर मई 2024 में एक समग्र समझौता भी हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं फेडरल चांसलरी में अपने ऑस्ट्रिया के समकक्ष चांसलर कार्ल नेहामर के साथ बातचीत करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया की दोस्ती 75 साल पुरानी है, लेकिन पिछले 40 साल से भी अधिक समय तक कोई प्रधानमंत्री यहां पर नहीं आया, तो ये मुलाकात एक बहुत बड़े अंतराल को भी भर देगी। इसके साथ ही 31,000 का यहाँ पर भारतीय समुदाय भी है, जो कि पलक पावड़े बिछाए भारत के प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट करने का, उनसे बातचीत करने का, मुलाकात करने का इंतजार कर रहा है। और ये एक सुनहरा मौका होगा भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को और गहराई देने के लिए। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ गौतम रॉय, वियना, ऑस्ट्रिया, डीडी न्यूज। तो इस यात्रा पर भी सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि पिछले 75 साल से भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंध है, लेकिन 40 साल से कोई भी प्रधानमंत्री जो है वहां ऑस्ट्रिया नहीं पहुंचा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ऑस्ट्रिया यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने में एक नए आयाम को स्थापित करती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है और उत्साह की लहर नजर आ रही है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष हो रहे हैं और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 40 सालों बाद यह ऐतिहासिक ऑस्ट्रिया दौरा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों को लेकर ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन से डीडी न्यूज के संवाददाता गौतम राय ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। लगभग 4 दशक के अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आ रहे हैं और इसे लेकर काफी एक उत्साह बना हुआ है। न केवल यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनमें, ऑस्ट्रिया के आमजनों में भी। और किस तरह का एजेंडा है ये जानने के लिए हमारे साथ और बताने के लिए हमारे साथ भारत के राजदूत हैं ऑस्ट्रिया में, शंभू एस कुमारन। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी से बात करने के लिए। क्या बता सकते हैं हम आपको, जो 75 साल हो रहे हैं भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों में, अभी तक कितनी प्रगति हुई है और आगे क्या क्या अभी एजेंडा है इसे आगे बढ़ाने का? जैसे आपने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का जो विजिट है 75 साल की हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मार्क करती है, और ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि 40 साल बाद इस लेवल पे विजिट हो रहा है। ऑस्ट्रिया और इंडिया के रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस विजिट के बाद हमें उम्मीद है कि ये जो रिश्ते हैं आगे बहुत नए नए पार्टनरशिप्स के लिए
और हमारे बिजनेसों के बीच में, हमारे टेक्नोलॉजी कंपनीज के बीच में, हमारे स्टार्टअप्स के बीच में काफ़ी नए पार्टनरशिप्स हम उम्मीद करते हैं विजिट में होगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से जो भी वार्ता होंगी पॉलिटिकल लेवल पे, जो भी यूरोप में जो सिचुएशन है इसके बारे में भी वार्ता होगी। तो मेरे ख्याल से एक ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप हम दोनों देशों के बीच में हम उम्मीद करते हैं इस विजिट के दौरान। ये प्रधानमंत्री जब आएंगे और चांसलर कार्ल नेहमर से बात होगी और बाकी जो ऑस्ट्रियन लीडरशिप के साथ बात होगी, इसमें एक अच्छा हमारा तालमेल बनेगा और हम आगे इस रिश्ते को ले जा पाएंगे। और जहां भी प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में देखा गया है जाते हैं विदेशों में, तो जो भारतीय समुदाय है, वहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, उनके साथ कोई ना कोई उनका संवाद होता है, मुलाकात होती है, साक्षात्कार भी होता है। तो इस बार क्या होने वाला है और इसको लेकर किस तरह के लोग हैं भारतीय मूल के यहाँ पर, और वो इसे कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के आने की खबर सुनते ही यहाँ पे भारतीय समुदाय के बीच में काफ़ी उमंग है, बहुत उत्साह है। और एक कम्युनिटी एड्रेस प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसमें काफ़ी लोग आएंगे और मुझे लगता है कि ये एक विजिट का हाईलाइट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी से बात करने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तो आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे और वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत होगा उस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे मौसम का हाल कि कहां पर किस किस जगह पर बारिश की वजह से आफत कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात मूसलाधार बारिश की, जिस तरह मुंबई में आफत आई हुई है बारिश के कारण। मुंबई में रविवार देर रात से ही शुरू हुई बारिश लगातार अब भी जारी है। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक कल रात 11:30 बजे तक शहर के अलग अलग इलाकों में 80 से 145 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोलाबा इलाके में सबसे ज्यादा यानी 144.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही बायकुला, माटुंगा, सायन और विक्रोली में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन भी बारिश से कहीं ना कहीं प्रभावित अब होती नजर आई है। इसके साथ ही BMC ने बाढ़ के पानी को बाहर निकालने के लिए कई स्थानों पर पंप भी लगवाए हैं। और भारी बारिश के चलते मुंबई समेत पुणे, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ सहित कई जिलों में विद्यालय और विश्वविद्यालयों की कक्षाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। तो इस समय बारिश से बेहाल है मुंबई और रविवार देर रात से ही शुरू हुई बारिश अब भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि रात 11:30 बजे से शुरू हुई थी बारिश और अब तक अलग अलग इलाकों में 80 से लेकर 145 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा चुकी है। सबसे ज्यादा बारिश मुंबई के कोलाबा इलाके में दर्ज की गई। 144.5 मिलीमीटर बारिश यहां दर्ज की गई है। इसके अलावा जनजीवन वहां भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई जगहों पर जल भराव नजर आ रहा है और वहां मुंबई वासियों को जो ऑफिस जाते हैं इस समय उन्हें वर्क फ्रॉम होम
की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई जगहों पर जल भराव नजर आ रहा है। बात करें बायकुला, माटुंगा, सायन और विक्रोली की, तो यहाँ भारी बारिश दर्ज की गई है। और मुंबई लोकल जिसे कहा जाता है मुंबई की लाइफलाइन, वहां पर भी बारिश से मुंबई लोकल प्रभावित हुई है और कई जगह लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि पानी के इस रिसाव को आगे बढ़ाया जाए और जल भराव कम किया जाए, लेकिन अभी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो जल भराव की स्थिति में जनजीवन इस समय अस्त व्यस्त हो रहा है। तो बिल्कुल, हालांकि एहतियात बरतने की हिदायत जरूर इस वक्त प्रशासन की तरफ से दी गई, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे जल जमाव की समस्या सबसे ज्यादा मुंबई में इस वक्त देखने को मिल रही है। और इस दौरान की कई सारी तस्वीरें भी आपको दिखा रही है कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल भराव जिस वजह से हुआ है। और ऐसे में लोग जब अपने वाहनों के जरिए अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या किसी अन्य काम के लिए निकल रहे हैं, तो उनके वाहन जो है वो बीच रास्ते में ही बंद हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी परेशानियां हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बीएमसी भी लगातार वहां पर तैनात है और कई जगह पर पंप लगाए गए हैं, जिससे कि पानी जो है पानी को वहां से निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। हमारे संवाददाता भी ताजा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, योगेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। योगेश, आपसे ताजा जानकारी लेना चाहेंगे कि मुंबई में लगातार कल रात 11:30 बजे से बारिश हो रही है और हाल बेहाल है इस समय मुंबई का। लगातार तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि जल भराव की स्थिति है मुंबई में। मौसम विभाग ने किस तरीके की जानकारी दी गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाई टाइड का खतरा मंडरा रहा है मुंबई पे इस समय? देखिए, मुंबई और साथ में रायगढ़ के जो इलाके हैं, जो कोकण के इलाके हैं बेसिकली, जिसमें सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी आता है, यहाँ पे भारी बारिश का आकलन जो है, भारी बारिश का जो अंदेशा है वो मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त किया गया है। कुल मिलाकर अगर आप अभी देखें तो फिलहाल बारिश मुंबई या नवी मुंबई आसपास के इलाकों में रुकी हुई है, जिसके कारण जो स्थिति थी, खास करके जो परिवहन था, चाहे वो रेल यातायात हो चाहे सड़क परिवहन हो, वो धीरे धीरे करके ट्रैक पर आ रहा है। मुंबई लोकल चल रही है, जो कल स्थिति काफी खराब हो गई थी, कई सारे लोकल सस्पेंड हुए थे, निलंबन रद्द कर दी गई थी। दूर लॉन्ग रूट की जो ट्रेन थी, खास करके जो इंटरसिटी है या फिर डेक्कन एक्सप्रेस जो है, जो पुणे की तरफ जाती है, वो वहां पे रोक दी गई थी, क्योंकि कल्याण और कसारा के बीच में काफी ज्यादा जल जमाव हो गया था, जिसकी वजह से ट्रेन सेवाएं अवरुद्ध हुई थी। बसों के रूट भी कल काफी चेंज किए गए थे। आज के तौर पर एहतियात के तौर पे जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको आज भी बंद रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, जिस तरीके का IMD का आकलन है, उसके हिसाब से जो है एहतियात बरती गई है। एक बड़ी बात यह है कि जो वाटर कट, जो जिस तरीके से वाटर सप्लाई जो मुंबई में होता है लेक के द्वारा, उसके स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले 10 सालों की तुलना में अगर आप देखें तो वाटर लेवल जो है वो अभी भी कम है, और वो एक कंसर्न बना हुआ है मुंबईकर्स के लिए, खासकर अथॉरिटीज के लिए, क्योंकि वाटर कट पहले ही अनाउंस किया जा चुका है। मुंबई की बारिश से लोगों को ये उम्मीद रहती है कि जो वाटर कट है वो उसका अनाउंसमेंट नहीं होगा, जो पानी की आपूर्ति हो रही है उनके यहाँ पीने का पानी, वो कम से कम उसका जो है वो सुचारू रूप से रहेगा। तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष इस बारिश के दिक्कतें भी हो रही है। एक तरफ वाटर लेवल जो है, जो 7 लेक जो मुंबई को पानी प्रोवाइड करते हैं, वहां के जलस्तर में बढ़ने से थोड़ा लोगों को, जो आप कह सकते हैं कि राहत की सांस भी लोग ले रहे हैं। जी लेकिन साथ ही योगेश, आपसे जानना चाहेंगे मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं, आखिर कितने दिन और इस दिक्कतों का सामना वहां की जनता को करना पड़ेगा? देखिए, फिलहाल जो 10 जुलाई तक का जो आकलन है, उसमें से ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट की बात जो है अलग अलग रीजन वाइज की गई है। मतलब अगर आप मुंबई की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट है, हालांकि कल के लिए फिर ग्रीन है, कल के लिए ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन ये चीजें अपडेट होती जा रही है। अगर आप देखें तो जो कल शाम का बुलेटिन था, उसमें कहा गया था कि देर रात तक लगातार बारिश होगी। उसके बाद अभी सुबह का बुलेटिन आना बाकी है। हर दिन जो है 2 अलग अलग समय पे बुलेटिन आते हैं मौसम विभाग के, और उसके हिसाब से आकलन कई बार अमेंड किया जाता है। हाई टाइड को लेकर भी कल जो है, कल करीब 2:30 बजे के करीब जो है हाई टाइड आया था। मुंबई पुलिस की तरफ से और बीएमसी की तरफ से ऑलरेडी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। लोगों को पहले ही कहा गया था कि आप मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, या जो कोस्टल एरिया है, गिरगांव चौपाटी का एरिया है, बैंड्रा बैंड स्टैंड का एरिया है, जहाँ पे कोस्ट है, बेसिकली तट के इलाका है, जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे नहीं जाए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मौसम विभाग का जो ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी का जो बुलेटिन है, सुबह का जो मौसम विभाग का बुलेटिन होता है मौसम को लेकर, वो अभी आना जो है फिलहाल बाकी है। और ये किसी भी समय जो है 8:30 बजे के करीब जो है मौसम विभाग का आकलन हुआ सकता है। तो एक बार फिर से योगेश, हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि बारिश शुरू हो गई है मुंबई में। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए इन ताज़ा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बिल्कुल ये तो बात रही महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के बाद में अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। और ऐसे में आज देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर में तेज गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते 300 के लगभग सड़कें बंद कर दी गई हैं। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी इस वक्त बारिश लगातार हो रही है, और साथ ही जो लोग चारधाम यात्रा के लिए वहां पर पहुंचे हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि वो अपना ध्यान रखें, और जब तक प्रशासन नहीं कहता तब तक वो अपने स्थान से आगे ना बढ़ें। चलिए उत्तराखंड से अब चलते हैं असम की तरफ। असम में पिछले कुछ दिनों में बारिश में कमी आई है, जिससे यहाँ बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन सोमवार को यहाँ 6 और लोगों की जान चली गई। बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिससे कि इस साल बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 72 हो चुकी है, और साथ ही कुछ प्रमुख इलाकों में और 8 अन्य नदियां भी जो हैं खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 27 जिलों के 91 राजस्व मंडलों के अंतर्गत 3000 से ज्यादा गांव में अभी भी बाढ़ का पानी है, जिससे करीब 18 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अकेले धुबरी जिले की बात करें और इससे अन्य सभी जिलों की तुलना में सबसे अधिक 4.7 लाख लोग यहां दुबली में प्रभावित हुए हैं। प्रमुख प्रभावित जिले कछार, बारपेटा, दरांग, गोलाघाट और दक्षिण सलमारा है। राज्य भर में 543 राहत शिविरों में 48,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। सोमवार को आई बाढ़ से 8 लाख से ज्यादा बड़े जानवर और 5 लाख से ज्यादा छोटे जानवर प्रभावित हुए हैं। तो बिल्कुल बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है, और ये स्थिति ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं सभी की चिंताएं भी बढ़ा रही है। हालांकि जो प्रशासन है वो वहां पर लगातार लगा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है, जो लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम लगातार कर रही है। चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं। देश भर की और कुछ खास खबरों की भी बात कर लेंगे। उससे पहले असम से हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं सुबीना। सुबीना, आपके पास आना चाहेंगे और ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति अब कुछ बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि बारिश कम हुई है। हालांकि कई लोग अभी भी प्रभावित है और राहत शिविरों में उन्होंने शरण ले रखी है। अभी जो असम की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, उसमें काफी सुधार है, क्योंकि कल से जो है बारिश कम हुआ है और थोड़ा धूप भी हुआ था, जिसकी वजह से जो है काफी सुधार है। जो पॉपुलेशन इफेक्टेड है मतलब बाढ़ के कारण, वो घटकर पहले जो थी 22 थी कल, और अभी जो है घट के जो है 18 लाख हो गई है। और इनमें से सबसे प्रभावित जिले अगर आप देखें तो उनमें है धुबरी है, कछार है, गोलाघाट है। मतलब कि भावना जो लोअर असम है, लोअर असम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है अपर असम ज्यादा इफेक्टेड था, क्योंकि मूसलाधार बारिश अरुणाचल में हुआ था। तो वहां का जो पानी है बह के अपर असम होके फिर अभी लोअर असम में जाके वहां पे बाढ़ की स्थिति उसने हो गया है। और जो नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है, जो काफी मेजर पॉइंट्स पे अभी भी अबव डेंजर लेवल खतरे सीमा से ऊपर बह रही है, जैसे नियामाटी घाट, तेजपुर हो गया, फिर गुवाहाटी, धुबरी हो गया, और 8 जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है जैसे सुबनसिरी हो गया, बूढ़ी दिल्ली, तो बराक, होशियारी, ये भी अभी भी खतरे सीमा से बाहर है भावना। और डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो कल जो था 28 जिले थे जो बाढ़ प्रभावित थे, और अभी मौसम सुधार की वजह से अभी वो 27 जिले हो गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है धुबरी, काचार, कामरूप, ग्वालपारा। रेवेन्यू सर्कल्स 91 रेवेन्यू सर्कल्स इफेक्टेड है, और गांवें जो है अभी भी 3000 से ज्यादा गांव इफेक्टेड है। और रिलीफ कैंप्स की अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, कहीं ना कहीं सुबीना जो हालात पहले थे उनसे थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई फिलहाल जरूर नजर आ रही है, लेकिन साथ ही अब अगर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में चुनौतियां भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। चलिए नए सवेरा में अब आगे बढ़ते देश भर से और कुछ महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट नेट रैप में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद अब सर्च ऑपरेशन जारी है। कल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचिंडी इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर किए आतंकवादी हमले में सेना के 5 जवान
शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NISER भुवनेश्वर के 13वें स्नातक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। सांसद और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार रायबरेली जा रहे हैं, जहां वो जिला प्रशासन के साथ बैठक भी कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फैसला लेगा। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने बाबा के 2 और सेवादारों को पकड़ लिया है। अब तक इस मामले में 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई नीट यूजी परीक्षा को कथित गड़बड़ियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले पेपर लीक कहां से हुआ, ये पता होना जरूरी है। नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर हम जानेंगे कि आज के अखबारों में क्या कुछ मुख्य खबरें हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नया सवेरा, और इस समय वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट का अखबारों की सुर्खियां जानने का। और चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं अपनी सहयोगी संध्या का। संध्या, आज क्या कुछ है अखबारों में अहम सुर्खियां जिन्हें प्रकाशित किया गया है? जी, आज के अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रूस दौरा है उसको लेकर के आज सभी प्रमुख अखबारों ने पहले पेज पर प्रमुखता के साथ और साथ ही साथ देश विदेश पेज पर भी इस खबर को प्रकाशित किया है। तमाम अलग अलग तरह से इस खबर को लिया गया है, अलग अलग बिंदुवार प्रकाशित किया है। और नवभारत टाइम्स की अगर बात करें तो लिखा है कि चाबहार से रूस तक ट्रेड, फाइटर जेट पर हो सकती है मोदी पुतिन की बात, जो कि आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसको लेकर के कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है ये किस तरह से काफ़ी खास और अहम रहने वाला है, और ये जो टाइमिंग है G7 के बाद की, ये किस तरह से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा हाथरस से जुड़ी हुई खबर आज हमें अखबारों में देखने को मिली है। दरअसल हाथरस हादसे को लेकर के जो SIT गठित की गई थी उसकी जाँच पूरी हो गई है और शासन को इसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। और बताया गया है कि SIT ने तमाम किन सवालों के आधार पर अपनी जांच को पूरी की है। इसके अलावा पंजाब केसरी अखबार के साथ ही आज और भी अखबारों में हमें ये खबर पहले पेज पर देखने को मिली है। दरअसल नीट से जुड़ा हुआ मामला है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि परीक्षा की शुचिता यदि नष्ट हो गई है तो पुनः परीक्षा का आदेश देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये कहीं ना कहीं जंगल में आग फैलने की तरह है। एक और खबर की बात कर लेते हैं तो भारत को 2047 तक विकसित बनाने पर चर्चा हो रही है और इसको लेकर के नीति आयोग की 27 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। एक और खबर की बात करें तो ये मौसम से जुड़ी हुई है जो आज अखबारों में प्रकाशित है। एक रिपोर्ट के माध्यम से C3S के माध्यम से बताया गया है कि जून माह जो है वो इस बार सबसे ज़्यादा दुनिया को तपाने वाला साबित हुआ है और इसके क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजह, ये भी इस खबर में बताया
बताया गया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी हुई, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपने चलते चलते पेज पर लिया है और लिखा है कि लखनऊ की पीजीआई जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से बताया है कि बहरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि आप अपने कानों में बड्स लगाते हैं और साउंड बार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लगभग 4 से 5 साल तक अगर आप अनदेखी कर रहे हैं तो आप बहरेपन के शिकार हो सकते हैं। तो आज के अखबारों में तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई यह है खास और अहम खबरें। धन्यवाद संध्या, इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त नया सवेरा में एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे दुनिया भर से कुछ खास और अहम खबरें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। अमेरिका में तूफान बेरिल ने मचाई तबाही। टेक्सास में 3 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। ब्रिटेन की संसद के नए सदस्य आज लेंगे शपथ। कियर स्टारमर प्रधानमंत्री और एंगेला ट्रेनर बने देश के उप प्रधानमंत्री। अमेरिका ईरान में हुए चुनाव के बाद भी परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने के लिए तैयार नहीं। फ्रांस में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों में वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट NFP ने सबसे अधिक सीटें जीती। और इसके बाद में चलिए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की और नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। बात करें कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की, तो पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 46.7 मिलियन नौकरियां और मिली हैं। RBI के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में रोजगार वृद्धि दर 6% रही है, जबकि 2022-23 में यह 3.2% थी। औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग AC और LED लाइट जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI स्कीम के तहत आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से 90 दिन के लिए एक बार फिर शुरू करने जा रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 4 कंपनियों के IPO को मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों में एक्मेस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, सीगल इंडिया, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज और गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री शामिल है। टाटा मोटर्स ग्रुप की वैश्विक थोक बिक्री में 2% की वृद्धि दर्ज की गई। ये वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की तिमाही की तुलना में दर्ज की गई है। देश में अमीरों की संख्या बढ़ने के साथ ही लग्जरी गाड़ियों की जबरदस्त मांग बढ़ी है। BMW, Audi, मर्सिडीज की गाड़ियां भारत में बड़े पैमाने पर बिक रही हैं। और कारोबार जगत की खबरों के बाद में अब नजर डालेंगे खेल जगत की तमाम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय तीरंदाजी दल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुका है। टीम की अगुवाई अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी कर रही है। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में जोकोविच ने होल्गर रून को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। इटली के लोरेंजो मुसेटी ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। मुसेटी ने राउंड ऑफ 16 में फ्रांस के पेरिकार्ड को 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 से हराया। विंबलडन में चौथी वरीयता प्राप्त एलिना रायबाकिना ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में रायबाकिना की विरोधी रिटायर हो गई है। यूक्रेन की एलिना स्वितेलिना ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है।
स्वितोलिना ने राउंड ऑफ 16 में चीन की जिन्यू वांग को 6-2, 6-1 से हराया। तेज गेंदबाज गस एटकिंसन इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। एटकिंसन वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से लॉर्ड्स में शुरू हो रहे टेस्ट में डेब्यू करेंगे। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम कनाडा के खिलाफ होने वाले कोपा अमेरिका सेमीफाइनल से पहले तैयारियों में जुट गई है। स्पेन की टीम फ्रांस के खिलाफ होने वाले यूरो कप के सेमीफाइनल मैच से पहले अभ्यास में जुटी है। टीम अपने सभी 5 मैच जीतकर शानदार फॉर्म में है। कीगन ब्रैडले 2025 राइडर कप में यूरोप के खिलाफ अमेरिका के कप्तान होंगे। 38 साल के ब्रैडले कप्तान के लिए पीजीए ऑफ अमेरिका की पहली पसंद नहीं थे। हालांकि टाइगर वुड्स द्वारा प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उन्हें कप्तान बनाया गया है। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें और इसके बाद अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट सिने जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। फिल्म खेल खेल में अक्षय कुमार के अलावा तापसी पन्नू, फरदीन खान और वाणी कपूर आएंगे नजर। फिल्म देवरा पार्ट 1 का निर्देशन कोराताला शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर के साथ साथ सैफ अली खान और श्रीकांत भी नजर आएंगे। फिल्म बैड न्यूज में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी, यामी वर्क और नेहा धूपिया मुख्य किरदार में आने वाले नजर। फिल्म 19 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म सरफराक में अक्षय कुमार नायक की भूमिका में है, जबकि राधिका मदान और परेश रावल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहा दम था अब 2 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है। जॉन अब्राहम फिल्म मेकर निखिल आडवाणी की अपकमिंग फिल्म वीदा में नजर आने वाले हैं। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। जानवी कपूर की फिल्म उलझ 2 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इस फिल्म में जानवी कपूर के अलावा आदिल हुसैन, राजेश तेलंग और जितेंद्र जोशी भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। और चलिए नया सवेरा में अब वक्त हो चुका है जानने का मौसम का हालचाल। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गोवा में मूसलाधार बारिश हुई है। मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बात करें असम और उसके पड़ोस पर तो एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। आइए अब नजर डालते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर। और इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस और ऑस्ट्रिया दौरे से जुड़ी पल पल की हर खबर जानने के लिए आप लगातार डीडी न्यूज देखते रहिए।
चलिए, नया सवेरा में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के रूस आगमन पर कैसे झूम उठे भारतीय समुदाय के सदस्य और मॉस्को निवासी। संगीत और नृत्य के साथ जश्न मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। और आज भी बेहद ही अहम वार्ता दोनों देशों के बीच होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल के लिए नया सवेरा में इतना ही। मुझे कृतिका और डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।